इस वीडियो में हम आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे और हम इसे एक न्यूमेरिकल की सहायता से करेंगे। तो मान लीजिए हमें कांच का अपवर्तनांक और पानी का अपवर्तनांक दिया गया है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो अपवर्तनांक एक संख्या है जो आपको बताती है कि किसी संदर्भ माध्यम की तुलना में एक माध्यम में प्रकाश कितना धीमा चल रहा है। इसीलिए ये संख्या हमें किसी विशेष माध्यम में प्रकाश की चाल का पता लगाने में मदद करती है। तो अगर हम इसे गणितीय रूप से लिखें तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल संदर्भ में प्रकाश की चाल को n से विभाजित करने पर मिलती है। इसका मतलब है कि दिए गए माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो संदर्भ माध्यम से n गुणा कम है। और यदि संदर्भ माध्यम का उल्लेख नहीं किया गया है जैसे यहाँ पर, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मानते हैं कि जो संदर्भ माध्यम है वो निर्वात है, वैक्यूम है। ये हमें बताते हैं कि उदाहरण के लिए कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल को 1.5 से विभाजित करने पर मिलती है और यही हमें यहाँ भी दिया गया है। उदाहरण के लिए पानी का उल्लेख किया गया है यहाँ पर, और अगर संदर्भ माध्यम दिया गया है जैसे कि यहाँ पर संदर्भ माध्यम पानी है तो ये जो अंश है उसमें हमें लिखना होगा पानी में प्रकाश की चाल को। और यदि आपको ये स्पष्ट नहीं है तो आप पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, हमने वहाँ पर इसकी काफ़ी चर्चा की है। चलिए इसे ढूंढना शुरू करते हैं। तो हम इसे लिख देते हैं NGW, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। और बार बार NGW लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम इसे एक काम करते हैं x कह देते हैं। तो ठीक है, हम परिभाषा से शुरुआत करते हैं। ये संख्या x है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कांच में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल को x से विभाजित करने पर मिलती है। आपको समझ में आ रही है? हम उसी परिभाषा का उपयोग करें। तो हमने x से विभाजित किया। अब चूंकि हम x का पता लगाना चाहते हैं तो हम इसे पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, x बराबर VW बटे VG। VW जो है वो पानी में प्रकाश की चाल है और VG जो है वो कांच में प्रकाश की चाल है। तो क्या हम इसका पता लगा सकते हैं? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हमें पता है कि कांच का अपवर्तनांक क्या है। तो हम उसी परिभाषा का उपयोग करके चाल का पता लगा सकते हैं और इसी तरह इस मान का उपयोग करके हम पानी में भी प्रकाश की चाल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो को रोकिए और आप खुद से प्रयास कीजिए इसे करने का। ठीक है, चलिए साथ में करते हैं। तो हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं। तो पहले पानी में प्रकाश की चाल को निकालने की कोशिश करते हैं। तो पानी में प्रकाश की चाल जो होगी वो बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे 1.33, और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसे हम c से दर्शाते हैं। अब इसे कांच में प्रकाश की चाल से विभाजित किया जाएगा। फिर से हम उसी परिभाषा का उपयोग करें। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को 1.5 से विभाजित करने पर ही हमें मिल जाएगा। और हमारा भौतिकी वाला काम तो लगभग हो गया। अब हमें इसे गणितीय रूप से थोड़ा सा सरल बनाना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। अभी हम अंश यानी न्यूमरेटर को तो अभी ऐसे कैसे लिख देते हैं, c को 1.33 से विभाजित करके हर यानी डिनोमिनेटर के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल से गुणा करते हैं। इसका व्युत्क्रम होगा 1.5 बटे c। यह हमेशा भ्रम से बचने में हमारी मदद करता है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि यदि हमें 3 को 5 से विभाजित करना है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा हर का जो व्युत्क्रम है उसके रूप में। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ध्यान दे, c कट जाएगा, c बटे c ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए हमारा उत्तर 1.5 बटे 1.33 होगा। तो बस इतना ही हमें करना था। तो चलिए कैलकुलेटर का उपयोग करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सरल बनाते हैं। तो 1.5 बटे 1.33 हमें मिल जाएगा 1.127। तो चलिए लगभग ये है 1.13। तो ठीक है, तो ये 1.13 के बराबर है। तो ये हमारा उत्तर है। ये कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये x का मान हो गया हमारा, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये संख्या हमें बताती है कि कांच में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल को इस संख्या से विभाजित करने पर मिलेगी। प्रकाश की चाल कांच में इतनी धीमी होगी।
ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या हम इसे व्यापक बना सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। तो हम करना यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम NGW को NG और NW के पदों में लिखना चाहते हैं। तो हमें पता है कि x जो था वो NGW था, यानी कि पानी के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, और ये यहाँ इनके बराबर है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है C/1.33। यहाँ पर 1.33 जो है वो क्या है, ये निर्वात के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक है, और ये 1.5 क्या है, ये निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। तो आप देखिए हमें अंततः क्या मिला, अंततः हमें 1.5/1.33 मिला, जहाँ 1.5 NG है और 1.33 NW है। तो हम इसे इन चरों के पदों में लिख देते हैं NG/NW। तो हमें ये NG को NW से विभाजित करने पर मिला, और ध्यान दीजिए कि ये हमारा व्यापक व्यंजक है, हम इसे एक व्यापक व्यंजक मान सकते हैं। तो हम जो देख रहे हैं वो ये है कि पानी के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक को पानी के अपवर्तनांक से विभाजित करने के बराबर है। तो यदि हम बस इस व्यंजक को याद रखें तो हम इस तरह की समस्याओं को एक ही स्टेप में, एक ही चरण में कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से सोचना पसंद करते हैं, जब भी हमारे पास पानी के सापेक्ष कांच होता है तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर आता है और पानी का अपवर्तनांक नीचे आता है। तो यदि हम इसे और भी व्यापक करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए एक माध्यम 1 है, किसी माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसी अन्य माध्यम 2 के सापेक्ष क्या है, ये आपको निकालना है। तो आप इसे लिख सकते हैं निर्वात के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, उसे विभाजित कर सकते हैं निर्वात के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक से। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं। तो हम इसे एक व्यापक सूत्र के रूप में सोच सकते हैं। तो यही हमारा आपेक्षिक अपवर्तनांक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ध्यान दें, जब दूसरा माध्यम निर्वात होता है तो हम इसे आमतौर पर निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो इस सूत्र से हमें आपेक्षिक अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बीच में संबंध मिल रहा है। तो ये हमारा सूत्र है, हमारा संबंध है। और समाप्त करने से पहले हम आपको और भी अधिक व्यापक परिणाम दिखाते हैं, हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। तो कल्पना कीजिए हमें निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं दिए गए थे। कल्पना कीजिए कि हमें किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष ये दिए गए थे, तो ये दोनों मान किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष थे। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये सूत्र अभी भी काम करेगा, ये व्यंजक अभी भी काम करेगा। तो मान लीजिए ये तेल के सापेक्ष था, ऑयल के सापेक्ष था, ये दोनों तेल के सापेक्ष दिए गए हैं, निर्वात के सापेक्ष नहीं। और हाँ, निश्चित रूप से ये संख्याएं बदल जाएंगी, संख्याओं के बारे में अभी चिंता ना करें। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ तक तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन आगे अब यहाँ पर पानी में प्रकाश की चाल को प्रतिस्थापित करते समय अंश में C की बजाय हम तेल में प्रकाश की चाल को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा संदर्भ माध्यम तेल है। और वही चीज़ यहाँ भी होगी, यदि अंश में तेल में प्रकाश की चाल होती तो ध्यान दीजिए कि जब हम उन दोनों की गणना करते तो वे कट जाते। तो क्या आप देख सकते हैं कि संदर्भ माध्यम की परवाह करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वे कट जाएंगे जब आप उनके सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कर रहे होंगे, जिसका अर्थ है कि भले ही तेल हो तो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो संक्षेप में हम कहना ये चाह रहे हैं कि यदि आप किन्हीं दो माध्यमों का अपवर्तनांक जानते हैं किसी तीसरे कॉमन माध्यम के सापेक्ष, मान लेते हैं वो कॉमन माध्यम x है, तो अगर आप x के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक को विभाजित करेंगे x के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से, तो आपको 1 का 2 के सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक मिल जाएगा। तो ये एक व्यापक परिणाम है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि यदि आप इसे यहाँ पर रखते हैं तो इस तरह की समस्याओं को आसानी से बस 1 या 2 चरणों में हल किया जा सकता है। और निश्चित रूप से यदि आप इसे भूल जाए कभी, तो आप अपनी परिभाषा का उपयोग करके इसे फिर से व्युत्पन्न कर सकते हैं।